हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 3.5 थी उसके एग्जांपल्स। इससे पहले हम लोग जो 3.5 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजगुणन विधि। और इससे पहले हम लोग जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना, मतलब रैखिक युग्म वाली समीकरणों को हल करना हम सीख चुके हैं। अब नंबर आता है हमारी बीजगुणन विधि का। ये विधि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट, इसलिए। नहीं तो ये विधि बहुत अच्छी है और इससे हम बड़े सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी विधि है। मैं इसे आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में ही ऐसे एग्जाम्पल्स लगवा दूंगी तो थोड़ा कम समझ में आएगा बच्चों को। इसलिए देखिए, इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी हैं। इसीलिए मैं पहले अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लगाकर जो ये ब्रजगुणन विधि है ना, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं समीकरणों पे, ये सिखा देती हूँ। उसके बाद आपके पास कोई भी समीकरण रहेगी, आप बिल्कुल आराम से उस सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल आप लोगों को लगवा दे रही हूँ जिससे कि ब्रजगुणन विधि जो है उसको आप अच्छे से सीख जाए। तो ये मैंने दोनों समीकरणें जो हमारी हैं इनको लिख लिया है। अब मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आसान ये रहेगा कि आप लोग जो अगर इक्वल टू के इधर भी कोई नंबर दिया हो तो उसको लेफ्ट साइड में कर लीजिए और इस तरह की जो समीकरण है उनको इस तरह बना लीजिए। इसे बनाने के बाद हमें सबसे पहले करना क्या है। हमारी इस समीकरण में दो तरह के पद दिए हुए हैं, एक एक्स में है और एक वाई में है, तो अचर पद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर y। सब सवाल में आप लोगों को ऐसे ही लगाना है, y जो है उसको माइनस का लिखेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक, हर सवाल में ऐसे ही लिखना है। इसके नीचे इस तरह लाइन खींच देंगे और यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा देंगे। हर सवाल में इसी तरह करना है, पहले x माइनस के y और 1, क्योंकि हमारा सवाल एक्स वाई में है। अगर ए बी सी में सवाल होता तो यहाँ a माइनस के b और यहाँ 1, अचर पद के लिए यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम इस पे आते हैं, पहले वाले पे। हम क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ x लिखा है, अगर यहाँ x लिखा है तो x वाले को छिपा दो। x वाले को हमने छिपा लिया। उसके बाद हमारे पास ये दोनों और ये दोनों इस तरीके से बचे हुए हैं। तो हमें जो इनके गुणांक हैं y के, और ये तो अचर पद है ही, तो जो y का गुणांक है उसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ y के गुणांक की और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे y का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा y का गुणांक जो है वो 1 है। तो हमें 1 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 7। ये x के लिए बात हो रही है, जब हमने x के लिए हमें लिखना है तो हम यहाँ से x को छिपा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ 1 था, 1 की मल्टीप्लाई हमने 7 में करी। फिर बीच में हमेशा माइनस आता है, ये वाला माइनस तो हमेशा रहेगा। अगर यहाँ पे कोई टर्म माइनस या प्लस होती है तो वो बाद में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम x लिखते हैं, माइनस का y लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं। अगर आपके सवाल में x y नहीं है, ए बी इस टाइप का कुछ है, तो यहाँ पर a माइनस के b और यहाँ पर 1 लिख लेना है। उसके बाद जो टर्म यहाँ ऊपर लिखी है उसको हम यहाँ सवाल में छिपा लेंगे और जो भी यहाँ गुणांक है इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके गुणांक से इसकी मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आता है। अब हम y की बात करते हैं, तो y के लिए हम क्या करेंगे, y वाले पद को ऐसे छिपा लेते हैं। यहाँ पे दोनों x का गुणांक 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 की गुणा कहाँ करेंगे, 7 में, और इस 1 की गुणा 3 में। तो सबसे पहले ऐसे लिखा जाता है ऊपर से नीचे, तो पहले 1 की गुणा हम किस में करेंगे, 7 में। फिर यहाँ 1 की गुणा करेंगे 3 में। इसको हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद जब हम 1 लिखते हैं तो हम इसे छिपा लेते हैं। इसे छिपाने के बाद अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 की गुणा 2 में करेंगे, और यहाँ 1 है, 1 की गुणा 1 में करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 गुणे 2, और माइनस के इन दोनों के लिए लिख लेंगे 1 गुणे 1। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब कुछ नहीं, अगर आपने इतना कर लिया है तो अब सवाल बिल्कुल ईजी है और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं धीरे धीरे। x हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। मैं थोड़ा धीमी स्पीड से करवा रही हूँ ताकि समझाने के लिए इस सवाल को मैंने लिखा भी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग थोड़ी स्पीड से जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो 1 की गुणा जब 7 में करेंगे 7 आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6। सेम ऐसे यहाँ पे 1 की गुणा 7 में करेंगे 7, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3। यहाँ पे हो गया 1 दूनी 2 और माइनस के 1। थोड़ा सा और सोल्व कर लिया जाए। 7 में से 6 गया बचा 1, माइनस के y, 7 में से 3 गया बचा 4,
और 1/1, क्योंकि 2 में से 1 गया, हमारा 1 बचा। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो x और y की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले x को जो है हम इसके बराबर रखेंगे और एक बार y को हम इसके बराबर रखेंगे, पारी पारी से। तो चलिए हम लोग रखते हैं इसका मान। सबसे पहले x/1 बराबर 1/1, ठीक है, इसके बराबर हमने रख लिया। और y वाले को भी रखेंगे, y/4 बराबर 1/1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कि तिरछी गुणा कर लेते हैं। एक की x में गुणा होगी तो x आ गया, और एक की 1 में गुणा होगी तो 1 आ गया। तो x का मान यहाँ हमारा आ गया। यहाँ ऐसे कर लेंगे, माइनस के y बराबर माइनस के 4, सॉरी 4, और y बराबर कितना हो गया, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस के 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। यही है हमारी बीजगणित विधि। इससे सवालों को सोल्व करना काफी इजी रहता है, पर थोड़ी सी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए उन्हें ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। मतलब कि 2 टिकट तो खरीद रहे हैं मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के, और दे रहे हैं हमको 46 रुपये, ठीक है। परंतु अगर हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो 74 रुपये दे रहे हैं। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया हमें बताना है। बहुत ही इजी है, सवाल को जो इक्वेशन बनानी है वो भी बहुत इजी है और सोल्व करना भी। तो चलिए हम लिख ले रहे हैं। 2 चीजें इसमें दी गई हैं हमें, एक तो मल्लेश्वरम का किराया और एक यशवंतपुर का किराया। तो हमें ये दोनों मानने पड़ेंगे कि मल्लेश्वरम का किराया कितना है और यशवंतपुर का किराया कितना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर सवाल को अपने आगे लगाएंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि माना मल्लेश्वरम का किराया, एग्जाम्पल नंबर हमारा ये है 14, लिख लेते हैं इसमें माना मल्लेश्वरम का किराया x मान लेंगे। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c कुछ भी, x हो गया। और यशवंतपुर पुर का किराया हमने मान लिया ₹y, ठीक है। अब हमें समीकरण बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, अगर कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है ना, और वहां का एक टिकट जो है उसका रेट है, चलिए 10 रुपये मान लिया, और हम 3 टिकट खरीद रहे हैं, तो हम कितने रुपए देंगे, 3 गुणे 10 बराबर 30 रुपये, ठीक है ना। अगर एक टिकट 10 रुपए का है तो 3 टिकट कितने के हुए, 30 रुपए के। वैसे ही मल्लेश्वरम का एक टिकट जो है वो x रुपए, मतलब किराया जो है वो x रुपए है, और हम मल्लेश्वरम के कितने टिकट खरीद रहे हैं, 3 टिकट, सॉरी, हाँ, मल्लेश्वरम के 2 टिकट हैं, 2 टिकट मल्लेश्वरम के हैं और 3 टिकट यशवंतपुर के, और कुल मिला के जो कंडक्टर है उसको पैसे दे रहे हैं 46 रुपए। तो कितने टिकट हैं, 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के। तो मल्लेश्वरम का एक टिकट है x रुपए का, 2 टिकट हो गए 2x रुपए के। यशवंतपुर का एक टिकट है y रुपए का और 3 टिकट हो गए 3y रुपए के, और कुल सारे का मिला के कितने रुपए दे रहे हैं, 46 रुपए, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए क्या कहा गया है, परंतु अगर हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदें और 5 यशवंतपुर के तो 74 रुपए दे रहे हैं। अगर हम 3 टिकट खरीद रहे हैं मल्लेश्वरम के और 5 टिकट खरीद रहे हैं यशवंतपुर के, तो हम कितना दे रहे हैं, 74 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई हैं। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। मानने के बाद अब हमें सवाल को ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। वैसे इस सवाल में कहीं कहा नहीं गया है, पर चूंकि हम यहाँ पे ब्रजगुणन विधि सीख रहे हैं तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में कोई विधि नहीं दी जाती है तो आप किसी भी विधि से सवाल को हल कर सकते हैं, परंतु अगर नाम के साथ दिया गया है तो आपको उसी विधि से सवाल को सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी टर्म्स हैं ये जो यहाँ सामने दिया है इनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x + 3y माइनस के 46 बराबर 0, और ये समीकरण नीचे ही लिखनी है। अगर नीचे लिखेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा कैलकुलेशन करने में, इस टाइप की जो है। और 3x + के 5y माइनस के 74 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर्स थे इसलिए मैंने इस सवाल को नहीं लगाया था, छोटे गुणांक वाला एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख के मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसीलिए। अब हमें क्या करना है, पिछले वाले सवाल की तरह से हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस के y और यहाँ पे 1 लिखेंगे। हर सवाल में ऐसे ही लिखना है, 1 ही लिखना है। ये नहीं कि यहाँ तो भाई दूसरे नंबर्स हैं तो कुछ और लिख देंगे, नहीं, सब सवालों में हमें 1 लिखना है। इतना हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब x के लिए लिखेंगे तो इसको ढक लेते हैं और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 3 की और 74 की। अब की बार जो 74 हमारा है वो माइनस है, तो हम ऐसे गुणा कर लेंगे, 3 गुणे माइनस के 74, ठीक है। और 3 की गुणा 74 में की और 5 की गुणा 46 में, एक माइनस बीच में आता ही है, और 5 की गुणा करेंगे माइनस के 46 के साथ। ये हमारा इतना हो गया। अब y के लिए हम क्या करेंगे, y वाले पद को ऐसे ढक लेते हैं। अब 2 की गुणा हम माइनस 74 के साथ करते हैं, 2 गुणा माइनस के 74, बीच में माइनस, 3 की गुणा हम माइनस 46 के साथ करते हैं, 3 की गुणा माइनस 46 के साथ। अब आया 1 का नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ढक लेते हैं, 2 की गुणा हम 5 के साथ कर रहे हैं, और बीच में आता है माइनस, 3 की गुणा 3 के साथ। इतना हमारा काम हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अब सिंपली हमें सवाल को सॉल्व करना है। अगर हम 74 की गुणा 3 में करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 222, 222 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 230, ठीक है ना। ये हमारा इन दोनों की गुणा करने पे आ गया। अब माइनस के वाई सेम ऐसे ही रहेगा। फिर 74 की गुणा अब की बार हम किस में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, तो 148 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, और 46 तिया 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, ये हो गया हमारा इसका। अब यहाँ पे ये तो सिंपल है, 2 पंजे 10 हो गया, माइनस के 3 तिया 9 हो गया, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 230 में से 222 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आ गया। और 148 में से 138 घटाएं, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो घटाए जाएंगे, तो हमारा माइनस के 10 आ गया। और माइनस से माइनस हम यहीं पे काट भी दे रहे हैं, यहाँ पे तो 1 बचेगा, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया है, इतना काम हमारा हो गया है। अब हम इसे आगे लगाते हैं सवाल को। मैं ये इक्वेशन जो हमारी बनी थी इसको एक बार फिर से लिख लेती हूँ कि क्या है, x अपॉन 8 है बराबर y अपॉन 10 है। यहाँ पे देखिए x अपॉन 8 है और यहाँ पे माइनस तो कट ही गया है, y अपॉन 10 है और इक्वल टू 1 अपॉन 1 है। अब बारी बारी से इस वाले को इसके साथ लेंगे, फिर इस वाले को इसके साथ लेंगे, सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1 और y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। बारी बारी दोनों को साथ लिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। x की मल्टीप्लाई एक में होगी, हो गया x, और 8 की मल्टीप्लाई एक में होगी, हो गया 8। y की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो हो गया y, और 10 ही कम हो गया हमारा 10। तो ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x हमारा क्या था, x हमने माना था मल्लेश्वरम का किराया। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है कि मल्लेश्वरम का किराया बराबर कितना आया, हमारा x का मान 8 रुपये, और यशवंतपुर का किराया y बराबर कितना हो गया, 10 रुपये। तो ये चीज आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, जरूर लिखिएगा लास्ट में कि मल्लेश्वरम का किराया बराबर 8 रुपये और यशवंतपुर का किराया बराबर 10 रुपये। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर है 15। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना। अद्वितीय हल है, इससे आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, इस टाइप के सवाल हमने पिछली किसी एक्सरसाइज में लगाए थे। हल्का हल्का आपको जरूर याद होगा अद्वितीय हल से। तो इसे लगाने से पहले मैं उसकी जो कंडीशंस थी वहां पे उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ कि वहां पे क्या कंडीशन थी। मैं बता दे रही हूँ क्या था वहां पे। वहां पे इस तरह से जैसे दो इक्वेशन दी होती थी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इक्वेशंस वहां पर दी होती थी, और तो इनसे हम कंडीशंस निकाल सकते थे, मतलब इनसे कंडीशंस हमारी आती थी। वो कंडीशंस हमारी क्या थी कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं है, अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आ गया तो हम क्या लिखते थे वहां पर कि अद्वितीय हल है। फिर और कंडीशंस भी थी। एक कंडीशन ये थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो आता है b1 बटे b2 के, पर नॉट इक्वल टू आता है c1 अपॉन c2 के। अगर इस तरह आ जाता है तो इसे हम क्या कहते थे कि दी गई समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है ना, कोई हल नहीं है। फिर एक और कंडीशन थी इसमें कि जब तीनों इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2,
बराबर C1/C2। अगर इस तरह की कंडीशन आती थी तो इसे हम क्या कहते थे कि अनंत हल है, ठीक है ना, अनंत हल है। तो आई होप कि अब कुछ कुछ याद आ गया होगा कि क्या था क्या नहीं था वहां पे। अब हम इस जो क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था अब हम उसको आगे लगाएंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ फिर से कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल दी हुई है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये जो P है ना, ये पूछा गया कि इस P की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए अद्वितीय हल आ जाएगा। तो हमें अद्वितीय हल वाली ही कंडीशन लगानी है और उसी से वो वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख ले रही हूँ, उसके बाद आगे सवालों को लगाते हैं। ये मैंने दोनों समीकरणों को लिख लिया है। दोनों समीकरणों को लिखने के बाद मैं क्या करूंगी कि इनकी जो है हमारी स्टैंडर्ड समीकरण जो है a1x प्लस b1y उस वाले से तुलना करूंगी। तो मैं वो समीकरण फिर से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो मैंने यहाँ ऊपर लिख दी है। ये देखिए a1x, तो ये जो हमारा यहाँ पे 4 है ये a1 है, ये आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं समीकरण नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ कि a1 बराबर हमारा 4 है और a2 बराबर 2 है, b1 बराबर हमारा p है और b2 बराबर 2 है, c1 बराबर हमारा 8 है और c2 बराबर हमारा कितना है 2 है, ठीक है। अब हमें अद्वितीय हल कहा गया है तो अद्वितीय हल वाली कंडीशन लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल के लिए क्या है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 बटे b2 के। ये हमारी अद्वितीय हल वाली कंडीशन है। तो a1 बटे a2 हमारे ये रहे, रख दो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 मतलब कि p बटे 2, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहे तो यहाँ भी ऐसे 2 से 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, या फिर इस 2 से ये 2 भी काट सकते थे, ठीक है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो p बराबर हमारा कितना आ जाएगा, p बराबर हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, या मैं एक लाइन लिखी दे रही हूँ पहले, 2 नॉट इक्वल टू p बटे 2। फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नॉट इक्वल टू p, या फिर p नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये p नॉट इक्वल टू 4 आया। p इक्वल टू 4 का मतलब है कि जो p का मान है, अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई मतलब ये कंडीशन लाना चाहते हैं अद्वितीय हल के लिए, तो जो p का मान है वो 4 तो नहीं होना चाहिए। मतलब कि 4 वो वैल्यू है जिसके लिए इसका मान जो इसका जो हल है वो अद्वितीय नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ छोटा छोटा सा, 4 के अतिरिक्त मतलब 4 के लिए तो पहले ही यहाँ पे देखिए नॉट हो गया है, नॉट इक्वल टू कि 4 के बराबर तो बिल्कुल भी p नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए, 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए के अतिरिक्त p के, है ना, p के ऐसे लिख दीजिए, p के प्रत्येक मान के लिए निम्न समीकरण का, निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा। मतलब कि केवल बस p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और जो भी वैल्यू होगी उसके लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 था ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि p की वैल्यू 4 नहीं चाहिए, अगर 4 नहीं होगी तो हर एक वैल्यू के लिए जो है अद्वितीय हल होगा समीकरण का जो सोल्यूशन है वो। अब चलिए हम लोग लगाते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा 16। मैं लिख लेती हूँ उस एग्जाम्पल को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कंडीशन भी मैंने आपको लिख के दिखाई थी, कैसी कंडीशन होगी जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण पढ़ लेते हैं, समीकरण कौन सी है। समीकरण है के एक्स प्लस के 3y माइनस के माइनस 3, 12x प्लस के वाई और माइनस के, ठीक है, बराबर में दोनों के 0 दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इससे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही कहा गया है ना। तो इसके लिए हमारी ये वाली कंडीशन रहेगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अनेक हल या अनंत हल के लिए, ठीक है। तो समीकरण मैंने यहाँ पे लिख ली है दोनों। अब मैं यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिख ले रही हूँ। a1 बराबर हमारा है k, a2 बराबर हमारा कितना है 12, b2 बराबर हमारा है 3 और b1 बराबर, और b2 बराबर हमारा कितना है k,
C1 बराबर हमारा है माइनस के k माइनस 3 और C2 बराबर हमारा कितना है माइनस के k। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है ना, दी गई समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यहाँ पे लिख दें अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कौन सी कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, ये हमारी हो गई कंडीशन। अब हम इसमें अपनी वैल्यू रख लेते हैं। a1 हमारा है k, a2 है 12, b1 है हमारा 3 और b2 है k, c1 हमारा है माइनस के k माइनस 3 और c2 बराबर है माइनस के k। इतना हो गया। यहाँ हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, किन्हीं भी पहले इन दोनों को लेकर हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। k/12 बराबर 3/k, ये हमने पहले ले लिया। अब हम ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे इनकी। k स्क्वायर कितना हो गया हमारा 12×3 = 36, k बराबर हो गया √36। ठीक है ना, और अगर बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 6, क्योंकि 36 जो है उसका वर्गमूल 6 होता है। ये हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/k बराबर k माइनस के 3 और बटे k, क्योंकि ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया था इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। इस k से हमारा एक k कट गया, ये बच्चा हमारा k माइनस के 3 बराबर 3 और k बराबर 3 प्लस के 3, k बराबर हमारा कितना हो गया 6। ठीक है, तो जो हमारा 6 है यहाँ पे प्लस का भी 6 आ रहा है और माइनस का भी, यहाँ केवल प्लस का 6 आ रहा है। तो प्लस का 6 ही हमारी ऐसी वैल्यू है जो हमें दोनों से मिल रही है। तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो असली आंसर है वो प्लस का 6 है। तो लिख देंगे कि k बराबर 6 प्लस k। ठीक है ना, ये हमारी असली वैल्यू है। तो ये हमारे जो सारे एग्जाम्पल्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।